हेलो डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स मतलब जो फिजिक्स है वो कितना बड़ा है उसको स्टडी करना। उसके अलग अलग डोमेन्स है, जैसे आपको पता होना चाहिए फिजिक्स जैसे यूनिवर्स वास्ट है। दुनिया छोटी है क्या? सिर्फ अर्थ एक छोटा सा पार्ट है उसका। यूनिवर्स अभी भी एक्सपांड हो रहा है, बहुत बड़ा है यूनिवर्स। वैसे ही फिजिक्स भी जितना यूनिवर्स बड़ा, आपको पता है फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स। जो दिख रहा है उस यूनिवर्स का स्टडी यानी फिजिक्स है। अगर ये यूनिवर्स ही इनफाइनाइट लार्ज है तो फिजिक्स क्या छोटा होगा? बिल्कुल नहीं। फिजिक्स भी इसके साथ में, जैसे यूनिवर्स बड़ा है वैसे फिजिक्स का भी स्कोप, ब्रांचेस बहुत सारी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस है। लेकिन मेनली हम 2 क्लासेस में से क्लासिफाई करते हैं और ये अभी के टाइम पे है बच्चों। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ये जो ब्रांचेस हैं ये अभी है, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा जरूर, साइंस एंड फिजिक्स इज एवर डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब समझ में आता है आपको? चेंजिंग। डायनेमिक्स में क्या अस्तर है? चेंजिंग। तो ये चेंजिंग है, इसका मतलब अभी जो है ये 2 अभी मेन क्लास है, लेकिन इसमें और एक क्लास ऐड हुआ है जिसे कहते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है अभी जो फिजिक्स का स्टडी चल रहा है वो मेसोस्कोपिक फिजिक्स के ऊपर चल रहा है। ओके, ध्यान में रखना है आपको। तो मेनली अभी जो डेवलप्ड ब्रांचेस है फिजिक्स की वो है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो नेक्ड आइज से देख सकते हैं ऐसे फिनोमेना का स्टडी, जो अपने आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक मतलब जिन्हें हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें जरूरत होती है माइक्रोस्कोप की या लेंसेस की। ओके, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा होता है, नेक्ड आइज अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो उन्हें कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। देखो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स मतलब क्या होता है? इट इज अ डोमेन ऑफ फिजिक्स, it is a domain of physics which can be studied or which can be learned बोल सकते हैं, which can be studied by using naked eyes बोल सकते हैं। ऐसे फिनोमेना जिसे हम अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? मैक्रोस्कोपिक। उन्हें कहेंगे मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में क्या क्या एग्जांपल्स है मैं बताऊं आपको? मैक्रोस्कोपिक में इसमें है मैकेनिक्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। मैकेनिक्स यानी क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। एक फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। ओके, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स। ये अलग अलग ब्रांचेस में बता रहा हूं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में जो अलग अलग ब्रांचेस है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में है, उसके बाद में ऑप्टिक्स है, ये सभी हम लोग अपने जो आगे के सिलेबस में 11th एंड 12th के फिजिक्स के सिलेबस में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स यानी क्या है? मैंने आपको बताया है, फॉर स्टडी ऑफ दिस डोमेन, इस डोमेन के स्टडी के लिए डायरेक्ट देख सकते हैं क्या? किसी को आइटम दिखता है क्या? नहीं। न्यूक्लियस आइटम आप देख सकते हो कि आंखों से नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? माइक्रोस्कोप का रेफरेंस लेना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा। फॉर स्टडी ऑफ दिस डोमेन वी नीड अ माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप बहुत छोटा माइक्रो साइज में होता है, उस फिजिक्स को स्टडी करना है, एटम्स को स्टडी करना है। एटम की साइज बहुत छोटी है, कितनी है? 10 to the power -10 मीटर इज द साइज ऑफ द एटम। ओके,
एटम की साइज कितनी होती है, इसमें हम एटम्स को स्टडी करते हैं। एटम्स की साइज कितनी होती है, 10 to the power -15 सॉरी -10 मीटर, 10 to the power -10 मीटर। न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस की साइज होती है 10 to the power -15 मीटर। ओके, एटम्स, न्यूक्लियस, उसके बाद में मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स अगर एक जगह पे आते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस तरह से एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बाकी भी जो पार्टिकल्स है उनके बारे में स्टडी करना इस ब्रांच में आता है। इसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ओके, अब हमें इन दोनों ब्रांचेस को डिटेल में, मतलब थोड़ा थोड़ा इन शॉर्ट हम इंट्रोडक्शन दोनों का समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। देखो, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स मैंने आपको बताया है, इट इज अ विजिबल टू अवर आईज। इसमें फर्स्ट जो ब्रांच आती है, सब ब्रांच बोल सकते हो, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में सबसे पहले अगर फिजिक्स का स्टडी किस क्लास के ऊपर किया होगा या किस ब्रांच के ऊपर किया होगा तो वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। सबसे पहले के टाइम में तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में ही स्टडी किया गया था। आपको पता है सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने मैकेनिक्स के बारे में अपने अलग अलग लॉ दिए हैं। ओके, तो मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज नथिंग बट branch of physics which deals with the study of motion, मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की मोशन स्टडी करते हैं। शुरुआत में अगर फिजिक्स मतलब क्या, ये एक ही आइडेंटिटी रहते थे। फिजिक्स मतलब क्या, फिजिक्स मतलब ग्रेविटेशन, फिजिक्स मतलब क्या, फिजिक्स मतलब मोशन, यही हमें पता था पूरा। लेकिन कैसा है, ये सबसे शुरुआत में डिस्कवरी हुई है। फिजिक्स के अगर किस पार्ट के ऊपर सबसे पहले अगर स्टडी किया गया है तो वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मीन्स मोशन। ओके, क्लासिकल इसलिए कि शुरुआत में इसी के ऊपर स्टडी किया गया है। मैकेनिक्स के वैसे दो टाइप से, क्वांटम मैकेनिक्स है जो अभी अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स, और जो सबसे ओल्ड मैकेनिक्स है उसे नाम दिया है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट देखते हैं अपने आंखों से, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ प्लैनेट, ये भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में समझते हैं। ग्रेविटेशन, ये सब चीजें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद में देखो, मोशन आया मतलब क्या है, मोशन से रिलेटेड अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हम इसमें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्सो वी स्टडी डिफरेंट क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटीज हम स्टडी करते हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज, बच्चों ध्यान दो, अलग अलग क्वांटिटी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, उसके बाद में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, उसके बाद में मोशन, मतलब मोशन से रिलेटेड अलग अलग चीजें हैं, मोमेंटम, उसके बाद में इंपल्स। बच्चों, मोशन से रिलेटेड अलग अलग चीजें, हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं, जिसे कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। मोशन से रिलेटेड और अलग अलग टाइप की मोशन भी स्टडी करते हैं हम लोग। आपको पता है मोशन के अलग अलग टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है बच्चों, जिन्हें हम इसमें स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट हम कुछ मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। मैकेनिक्स में हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं। ये सभी आपके 11th क्लास में चैप्टर्स हैं एंट्रेंस के लिए। सर्कुलर मोशन,
व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कम्फरेंस और मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ, ओके, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है सर्कुलर मोशन के। जैसे आपने ये थोड़ा एग्जांपल जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये आपको पता ही होगा, ये होता है डेथ वेल, इसे कहते हैं मौत का कुआं कहते हैं, आपके अपने यहाँ मौत का कुआं बोलते हैं। देखो ये पर्सन जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो तो ये पर्सन किस तरह से सर्कुलर मोशन करता है, उसे हम लोग सर्कुलर मोशन नाम का स्पेशल चैप्टर अपने सिलेबस में है, उसमें देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इतना समझो कि ये पर्सन जिस पाथ में घूम रहा है, ये जो मोशन है, ये कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये सर्कल के अलोंग घूम रहा है। देखो एक सर्कल के अलोंग घूम रहा है, ऐसा सर्कुलर पाथ के अलोंग घूम रहा है, तो ये कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। डेथ वेल में सर्कुलर मोशन किस तरह से होती है, ये हम डिटेल में आगे चल के सर्कुलर मोशन चैप्टर देखने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब हमेशा वो फोर्स एंड वो एक्सेलरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट को सर्कल के सेंटर के साथ में बाइंड करके रखता है। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या होती है मैंने बताया आपको, वन टाइप ऑफ मोशन विच इज अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। ये सर्कल का सर्कम्फरेंस है या सर्कुलर पाथ में अगर मोशन करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। उसके बाद में आपने ये भी मोशन देखी होगी, ये तो आप स्कूल से पढ़ते आए हो, ये जो ट्रेन है बच्चों, ये स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर अगर मूव हो रही है, स्ट्रेट मूव हो रही है, देखो स्ट्रेट मूव हो रही है, तो ये जो मोशन है ट्रेन की स्ट्रेट लाइन के अलावा v वेलोसिटी से मूव हो रही है, या वेलोसिटी जो भी है चेंज हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर मोशन होगी तो इसे क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। क्या कहते हैं इसे? लीनियर मोशन ऑफ अ ट्रेन। ये ट्रेन है, ऑफ अ ट्रेन। ट्रेन कैसे मूव हो रही है? अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। देखो तो लीनियर मोशन मतलब क्या होता है? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मोशन अगर होगी, देखो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ट्रेन स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव हो रही है, जैसे फास्ट मूविंग है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग मोशन करता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। इसे क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। देखो इस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये आगे आगे ट्रांसलेट हो रही है, इसीलिए इसी लीनियर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा भी कहा जाता है। तो ये भी हम मैकेनिक्स में आगे चल के स्टडी करने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या सीईटी बोर्ड बाकी का भी हो, वो मैकेनिक्स ही है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, जिसमें हम लीनियर मोशन भी स्टडी करेंगे, सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे और ये एक मोशन स्टडी करेंगे। देखो ये भी अपने 12th क्लास के सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? देखो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। एक्चुअली ये जो मोशन है बच्चों, देखो ये जो मोशन है, देखो ये प्लेयर है और प्लेयर क्या कर रहा है? देखो प्लेयर जो है ये इसकी बैट है और ये यहां से अगर बॉल को ऐसा हिट करेगा तो बॉल ऐसे इस पाथ के अलोंग मूव होगा। तो ये जो ऐसे पाथ के अलोंग की जो भी मोशन होगी उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? जिसमें एक बार ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद में, देखो बैट्समैन ने क्या किया, एक ही बार उस बॉल को एक बार ऐसे मारा है, उसके बाद में क्या होगा, उस बॉल का बैट के साथ में कांटेक्ट होने के बाद में बॉल सेपरेट होकर अपने आप मूव हो रहा है, और जिसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है बाद में, सिर्फ एक फोर्स। कौन सा फोर्स बाद में एक्ट हो रहा है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार प्रोजेक्ट करने के बाद में उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंको या वर्टिकल ऐसा कुछ एंगल करके फेंको। मतलब दो चांसेस है, एक ऐसा फेंकेंगे तो भी ऐसा जाएगा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, या दूसरा ऑप्शन है ये अपना अभी के मोशन जो है। तो ऐसे पाथ के अलोंग अगर मोशन होगी जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, इस बॉल के ऊपर अगर बाद में कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे नीचे ला रहा है, तो इस टाइप के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया है, एक बार प्रोजेक्ट करने के बाद में उसे प्रोजेक्ट करना, एक तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करो, नहीं तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल करके प्रोजेक्ट करो। ये जो प्रोजेक्ट किया है देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में कुछ एंगल कर रहा है। ये जो हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ये बॉल क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में कुछ एंगल कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे पाथ के अलोंग मोशन होगी। इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं इसे? प्रोजेक्टाइल। एंड इसके मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कैसा करना है? प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए प्रोजेक्टाइल यानी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कैसा करना है? एक तो आप हॉरिजॉन्टली फेंको उसे, नहीं तो ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल होना चाहिए, ऐसा मत फेंको नीचे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए ऑब्जेक्ट को एक तो हॉरिजॉन्टली फेंकना पड़ेगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल करके फेंकना पड़ेगा। सीधा वर्टिकल भी नहीं चलेगा, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड छोड़ के आप कैसे भी उसे प्रोजेक्ट करो, चाहे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करो या हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल करके प्रोजेक्ट करो। देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल करके इस बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया है, तो इस बॉल के ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स होगा? बाद में कौन सा फोर्स होगा? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और इस बॉल की जो मोशन होगी इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को या तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करो, नहीं तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ एंगल करके प्रोजेक्ट करो, तो इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, इसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद में नेक्स्ट है, देखो मैकेनिक्स में हम ये भी स्टडी करते हैं। देखो मैकेनिक्स में हम लोग ये भी स्टडी करते हैं, देखो मोशन ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट। मैकेनिक्स में अब हम, आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है, तो जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है उसमें भी हम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। फिजिक्स में जो मैकेनिक्स अपनी ब्रांच है उसमें हम लोग, जैसे आपको पता है न्यूटन का एक लॉ पता होगा आपको, एक्शन रिएक्शन वाला। क्या किया जाता है, रॉकेट क्या करता है अपने गैसेस के थ्रू, ये जो गैसेस है, गैसेस इसके थ्रू क्या करता है? एक्शन करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के ऊपर। जब ग्राउंड के ऊपर वो एक्शन करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब उसको रिएक्शन मिलेगा और वो अपवर्ड लिफ्टिंग हो जाएगा उसका। ओके, रिएक्शन कैसे करता है? जो भी यहाँ पे फ्यूल इग्नाइट होता है वो क्या कर रहा है, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो इजेक्ट कर रहा है, वो गैसेस क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से रिएक्शन की वजह से अपवर्ड जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग इसकी मोशन, इस रॉकेट की मोशन में हमने उसकी वेलोसिटी, उसके ऊपर कितना थ्रस्ट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, सॉरी अर्थ कितना अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट एग्जर्ट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ओके, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ये सब फैक्टर्स हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं स्पेसक्राफ्ट के। तो स्पेसक्राफ्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं। स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ रॉकेट नहीं है, सैटेलाइट को भी हम स्टडी करते हैं, सैटेलाइट के मोशन भी स्टडी करते हैं। तो ये सभी मैकेनिक्स में ही आता है, मोशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। उसके बाद में मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीनरी। देखो ये जो मशीनरीज है, आप इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी मशीनरी देखेंगे, इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी मशीनरीज देखेंगे। देखो ये एक गियर है और एक दूसरा गियर है, तो ये क्या करता है,
एक शाफ्ट की मोशन, देखो यहाँ पे जो भी मोशन प्रोड्यूस हो रही है ये इसके अंदर क्या हो रहा है, फिट होके जो भी है मोशन आगे ट्रांसफर कर रहा है नेक्स्ट गियर को। ओके, तो ये क्या होता है कि इनके जो टीथ्स होते हैं, ये टीथ होते हैं, ये गियर के टीथ होते हैं, एक दूसरे के अंदर ऐसे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं दो गियर, और एक की मोशन दूसरे को शिफ्ट की जाती है, जिसकी वजह से अगर आपने यहाँ पे अगर समझो रोटेटिंग, इसकी रोटेशनल मोशन जो प्रोड्यूस हो रही है, सेम रोटेशनल मोशन इसकी ऐसी होगी, तो ये ऐसा इसके टीथ इसके अंदर जाएंगे और इसे कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे, तो इसकी इस तरह से मोशन हो गया। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, मशीन के पार्ट्स क्या होते हैं, मशीन के पार्ट्स में हम लोग मोशन ट्रांसफर करते हैं। तो मशीन के पार्ट्स की मोशन, आपको पता है अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है, इंडस्ट्रीज में ऐसा बहुत सारी मशीन्स है जिसमें क्या होता है, गियर होते हैं या जो भी है, मोशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में मोशन का ट्रांसफर होता है। तो मशीन के अंदर के पार्ट्स की मोशन भी हम मैकेनिक्स में ही स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मैकेनिक्स में क्या क्या आता है। तो ये था मैकेनिक्स के बारे में हमने स्टडी किया था। अब हमें देखना है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, देखो बच्चों, थर्मो ठीक से समझो, थर्मो मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय थर्मो। थर्मो का मतलब क्या होता है बच्चों, हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट। एंड डायनेमिक्स, डायनेमिक्स यानी क्या होता है, मोशन और ट्रांसफर और मूवमेंट बोल सकते हो, मूवमेंट और ट्रांसफर और मोशन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है इसके। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो हीट ट्रांसफर होती है, कब ट्रांसफर होती है, मैंने आपको बताया है, जैसे दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में, यहाँ पे ये बॉडी है हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर मैं मानूंगा समझो T1, ये है कोल्ड बॉडी, इसका टेम्परेचर है T2। अब क्या होता है, दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो गए तो हमेशा क्या होता है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाती है। मतलब हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। हीट क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एंड इसे ही कहते हैं, देखो इसे ही कहते हैं, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो है, हीट फ्लो है। T1 कैसा है, ग्रेटर देन दैट ऑफ T2। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट गई है। ओके, हीट फ्लोज, ओके, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय दिस पाथ, हवा से नहीं जाती, अंदर से जाती है। तो इस तरह से जो है, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट। हम क्या क्या स्टडी करते हैं, देखो इट इज अ स्टडी ऑफ हीट। पहला किसका स्टडी करना है, हमें हीट का, उसके बाद में हमें वर्क का स्टडी करना है, और फिर इंटर कन्वर्शन। देखो हीट एंड वर्क दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या स्टडी करना है, हीट का स्टडी करना है, उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ हीट का स्टडी करना है। ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है उसके बारे में स्टडी करना है। और हीट एंड वर्क एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, हीट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें हीट के साथ में वर्क को स्टडी करना है, और इंटर कन्वर्शन बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट के साथ में हमें वर्क को स्टडी करना है, और वर्क एंड हीट एक दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं वो भी हमें इसमें स्टडी करना है। ओके, अब देखो
जैसा मैंने आपको कहा है, वर्क हीट में कन्वर्ट होता है और हीट भी वर्क में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल हीट कैसे वर्क में कन्वर्ट होता है, देखो हीट कैसे वर्क में कन्वर्ट होता है, इसके लिए आप लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हो जिसका नाम है कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू एनर्जी में। ये हम देखें हीट इंजन, ये क्या है, हीट इंजन है। जो अपने व्हीकल्स होते हैं उसमें ये हीट इंजन होता है। आपको पता है जब हम व्हीकल्स में पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं तो वहाँ पे कंबशन की वजह से हीट जनरेट होता है और वही हीट क्या करती है, गाड़ी के टायर्स को घुमाती है। और अगर पेट्रोल नहीं होगा तो हीट नहीं जनरेट हो सकती, और हीट नहीं जनरेट होगी व्हीकल्स में तो व्हीकल्स की मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो पार्ट है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ये हीट जनरेट होती है। और ये हीट जनरेट होने के कारण क्या होता है, ये जो पिस्टन है यहाँ पे, ये पिस्टन की मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे पिस्टन मूव होता है। अब इसे डिटेल में, हीट इंजन को डिटेल में हम 12th के थर्मोडायनेमिक्स में देखने वाले हैं, लेकिन इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, हीट की वजह से पिस्टन की मूवमेंट होती है और पिस्टन के मूवमेंट की वजह से देखो ये ऐसा आ गया तो पता है आपको, ये इसके मूवमेंट की वजह से ये जो है शाफ्ट, ये क्या करता है पता है आपको, ये जो है यहाँ पे इसके मोशन होते हैं, ये जो पार्ट है ये क्या करता है, ऐसा मूव होगा और ये ऐसे 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 फिर मोशन प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से, फिर इस तरीके से ये मोशन प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ये मोशन प्रोड्यूस हो गई, पता है आपको, इसका कनेक्शन आप बाकी पार्ट्स को दे सकते हो, व्हीकल के टायर्स को, जो भी है वो मोशन आगे फॉरवर्ड करेंगे और व्हीकल्स के टायर्स घूमेंगे। मतलब हीट एनर्जी, इन शॉर्ट अगर बताओ तो यहाँ की हीट एनर्जी क्या कर रही है, मोशन प्रोड्यूस कर रही है। और मोशन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, व्हीकल चल रहा है, जो इंजन के अंदर फ्यूल का कंबशन होता है उसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है और वही हीट एनर्जी क्या करती है, उस व्हीकल को आगे चलाती है, मतलब मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन केस ऑफ इंजन ऑफ व्हीकल, heat generated due to combustion of fuel produces work प्रोड्यूस करती है। वर्क मतलब क्या होता है, हीट का कन्वर्शन किस में होता है, हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, हीट इंजन में। हीट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। वो एनर्जी क्या करेगी, वर्क करेगी। तो हीट इंजन में क्या होता है, यहाँ पे जो हीटिंग की वजह से, जो यहाँ पे कंबशन की वजह से हीट जनरेट होती है, वही पिस्टन को मूव करती है और पिस्टन की मोशन क्या करती है, व्हीकल के टायर्स को घुमाती है। ओके, इस तरह से हीट इंजन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। और दूसरा है बच्चों इसका उल्टा, मतलब क्या, जैसा मैंने आपको कहा है वर्क इज इनटू हीट, वर्क भी हीट में कन्वर्ट होता है। देखो इस केस में, अब ये रेफ्रिजरेटर की केस है, आपको डिटेल में रेफ्रिजरेटर हो या हीट इंजन हो 12th के सिलेबस में है, सॉरी 11th के सिलेबस में, ये एनसीईआरटी के। तो हीट इंजन क्या करता है, उसके रिवर्स ये करता है। हीट इंजन क्या करता था, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता था। रेफ्रिजरेटर में ये जो कॉम्प्रेसर होता है, देखो यहाँ पे कॉम्प्रेसर होता है, ये कॉम्प्रेसर जो वर्क करता है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की हीट एक्सट्रैक्ट होती है, रेडिएट, यहाँ पे जो फ्रिज के अंदर जो भी सब्सटेंस रखा है वो थोड़ा सा हॉट है, तो उसको क्या करना है, कूल करना है। तो क्या करेगा, ये कॉम्प्रेसर वर्क करके अंदर कूलिंग प्रोड्यूस करता है, कूलिंग, लेकिन अंदर की हीट जनरेट करके बाहर छोड़ता है, और सिर्फ बाहर अंदर की हीट नहीं छोड़ता, साथ में इस कॉम्प्रेसर ने जो वर्क दिया था, कॉम्प्रेसर को हमने जो वर्क किया था कॉम्प्रेसर में, वो वर्क भी क्या होता है पता है आपको, कॉम्प्रेसर के अंदर जो वर्क किया था हमने गैस के ऊपर, सॉरी इस फ्लूइड के ऊपर, जो रेफ्रिजरेटर के कूलिंग में यूज किया जाता है, वो
जो वर्क है वो क्या करता है पता है आपको, बाद में वो वर्क भी यहां से हीट के फॉर्म में बाहर जाता है। कंप्रेसर को जो वर्क इनपुट दिया था, देखो सबसे ध्यान में रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर वर्क करता है बाद में वो क्या होता है, हीट के फॉर्म में बाहर जाता है। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप अगर ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पे आप जो वर्क कर रहे हो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, हीट के फॉर्म में बाहर आ रहा है, हो रहे कि नहीं गर्म आपके हाथ, तो क्या होता है वर्क भी हीट में कन्वर्ट हो सकता है। ये इसका एक एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है। वर्क किया है कंप्रेसर में जिसके वजह से अंदर कूलिंग हुआ है मानते हैं, लेकिन बाहर जो वर्क किया था वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। रेफ्रिजरेटर के इस रेडिएटर जो होता है यहाँ पे, यहाँ रेडिएटर नहीं, यहाँ पे जो है पार्ट, ये पीछे की जो कॉइल है इस पार्ट में हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर इमिट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये जो रेफ्रिजरेटर होता है ये क्या करता है, रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स वर्क इनटू हीट। ओके, ये क्या करता है, जो वर्क किया है कंप्रेसर के अंदर, जो वर्क किया है कंप्रेसर ने, जो वर्क किया है वो भी बाद में हीट के फॉर्म में बाहर डाल देता है एनवायरनमेंट में। तो इस तरह से जो मैं बता रहा हूं कि हीट इंजन क्या कर रहा है, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, एंड रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, जो वर्क किया था वही किस कैसे हो रही है, रेफ्रिजरेटर में जो वर्क किया था वही हीट बन के बाहर आ रहा है बाद में। मतलब हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है। इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, in case of refrigerator, work converts into heat। ओके, इसीलिए इसे हीट पंप भी कहा जाता है रेफ्रिजरेटर को। ओके, कुछ लोग कहेंगे हीट पंप क्यों, पंप क्या करता है, आउट, पानी को क्या करता है, बाहर निकालता है पंप। वैसे ही रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट को बाहर निकालता है, हीट को बाहर फेंकता है, इसीलिए उसे हीट पंप कहा जाता है। ओके, तो कन्वर्शन ऑफ इट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, वर्क कन्वर्ट्स इनटू हीट। वर्क क्या होता है, हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये आपको रेफ्रिजरेटर डिटेल में हम 11th के क्लास में स्टडी करेंगे। वर्क जो होता है वो किस तरह से हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। जो भी कंप्रेसर के अंदर वर्क होता है वो रेफ्रिजरेटर के बैक साइड से क्या होता है, बाहर निकलता है हीट के फॉर्म में। अब देखो नेक्स्ट हमें देखना है, देखो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में जो एक ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। मैक्रोस्कोपिक, आपको पता है लाइट को देख सकते हो कि नहीं, और जो देख सकते हो वो सभी पार्ट्स किसके अंदर आते हैं, देख सकते हो वो पूरे फिजिक्स के ब्रांचेस किसके अंदर आते हैं, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स इज द देखो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो मेनली हम क्या करते हैं, लाइट का बिहेवियर स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ लाइट इंक्लूडिंग द इंटरैक्शंस विथ मैटर। मैटर के साथ में लाइट कैसा बिहेव करता है, कुछ मैटर के अंदर से पास होता है लाइट, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ मैटर के अंदर से ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखो मैटर के साथ कैसे बिहेव करता है, ये मिरर है तो मिरर के ऊपर ये इंसिडेंट लाइट है, आपको पता है ये एक डॉटेड लाइन निकली, इसे कहा है नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। तो इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ये बिहेवियर है किसके साथ में, इस मिरर के साथ में लाइट का बिहेवियर है। कौन सा बिहेवियर है, इसे क्या कहा है हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट किया और वहाँ से बेंड होके वापस निकला, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
मतलब इसमें से पास नहीं हुआ, उसके ऊपर बाउंस होकर वापस निकला, समझो, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब इस मैटर के साथ में ऐसा बिहेवियर है। उसके बाद में देखो एक कंटेनर है, समझो ऐसा कंटेनर है और उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट किया है। तो लाइट इंसिडेंट करने के बाद में देखो ये जो अंदर लिक्विड था या जो भी था उसमें से लाइट आगे पास हुआ है। तो किसी भी मीडियम के थ्रू जो लाइट पास होता है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ये एक बोल सकते हो कंटेनर के अंदर कोई तो सब्सटेंस है, ये लिक्विड सब्सटेंस है जो भी है, उसके थ्रू लाइट पास हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होना मतलब पास होना लाइट का। एंड तीसरा जो है देखो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा हमने। उसके बाद में है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एक फिनोमेना है। डिस्पर्शन मतलब क्या होता है? किसी भी प्रिज्म के ऊपर अगर हम लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये लाइट है वाइट लाइट। कौन सा लाइट है? ये वाइट लाइट। हमने वाइट लाइट इंसिडेंट किया और जब ये वाइट लाइट इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट किया तो ये स्प्लिट हो गया 7 कलर्स में। विबग्योर, आपको पता है विबग्योर, ये कलर्स होते हैं विबग्योर। तो अलग अलग टाइप के कलर्स में स्प्लिट हो गया 7 कलर्स में। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट अपन आप रेनबो में भी देख सकते हो। जो रेनबो जनरेट होते हैं स्काई में उसमें भी आप ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखते हो। मतलब जब हम वाइट कलर का लाइट इंसिडेंट करते हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि वाइट कलर के लाइट में सभी टाइप के कलर्स होते हैं। 7 कलर्स पूरे प्रेजेंट होते हैं किसमें? वाइट लाइट में। लेकिन ये जो प्रिज्म है ये क्या करता है? अलग अलग कलर्स को सेपरेट करता है लाइट के। मतलब क्या करता है? वो 7 कलर मिक्स होके आए गए तो उनको अलग अलग भेज दिया किसने? इस प्रिज्म ने। तो इसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हमने क्या क्या देखा? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हमने मैकेनिक्स देखा, मैकेनिक्स में हमने टाइप्स ऑफ मोशन, उसके बाद में हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स और अभी हमने देखा ऑप्टिक्स। तो आज हमने मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या होता है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।